नमस्कार। कभी सोचा है कि घंटों तक चलने के बाद भी फिजिक्स के हिसाब से हो सकता है कि कोई 1 इंच भी ना हिला हो? अजीब है ना? तो आज हम मोशन यानी गति की इसी अजीबो-गरीब दुनिया को समझेंगे। कुछ ऐसे उलझे हुए कॉन्सेप्ट्स को सुलझाएंगे जो अक्सर सबको हैरान कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। एक 90 मीटर लंबा स्विमिंग पूल है। कोई तैराक पूरी ताकत से एक छोर से दूसरे छोर तक तैरता है और फिर वापस जहां से शुरू किया था ठीक वहीं लौट आता है। अब सोचिए 180 मीटर तैरने के बाद सांसें फूल रही हैं, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हुआ? और इसका जवाब है 0 मीटर्स। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 0। अजीब लगा ना? इतनी मेहनत, इतनी लंबी दूरी और रिजल्ट 0। इसी को कहते हैं मूवर्स पैराडॉक्स। और आज हम सब मिलकर इसी पहेली की हर परत को खोलेंगे। तो इस पहेली को सुलझाने का राज दो ऐसे शब्दों में छिपा है जो सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर हैं बिल्कुल अलग। ये वो दो तरीके हैं जिनसे हम किसी सफर को नापते हैं। एक है दूरी यानी डिस्टेंस और दूसरा है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले आइए दूरी की बात करते हैं। ये बिल्कुल वही चीज है जो हमारे फिटनेस ट्रैकर्स गिनते हैं, मतलब कुल कितने कदम चले या कितने किलोमीटर दौड़े। दूरी को इससे कोई मतलब नहीं कि हम किस दिशा में गए, बस इससे कि हमने कितना रास्ता कवर किया। फिजिक्स की भाषा में इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, मतलब सिर्फ एक नंबर, मैग्नीट्यूड, बस। तो अपने तैराक वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ? 90 मीटर जाना, 90 मीटर वापस आना। तो कुल दूरी कितनी हो गई? सिंपल, 90 प्लस 90 यानी 180 मीटर। बिल्कुल सीधा सा हिसाब है। अब आती है असली गेम चेंजिंग चीज, विस्थापन। देखिए, विस्थापन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि रास्ता कितना लंबा या घुमावदार था। वो तो बस ये देखता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या था और एंडिंग पॉइंट क्या है। बस उन दो पॉइंट्स के बीच की सबसे छोटी सीधी दूरी। और हां, यहीं पर डायरेक्शन यानी दिशा बहुत जरूरी हो जाती है। इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, जिसमें नंबर के साथ साथ डायरेक्शन भी हो, जैसे कि 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ। और बस इसी के साथ हमारी पहेली सुलझ गई। सोच के देखिए, हमारा तैराक जहां से चला था घूम फिरकर ठीक वहीं वापस आ गया। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पोजीशन दोनों एक ही हैं। उनके बीच में कोई सीधी दूरी है? बिल्कुल नहीं। इसलिए भले ही उसने 180 मीटर की दूरी तय की, उसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो इसको आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं, दूरी का मतलब है पूरा रास्ता, चाहे जितना भी लंबा या टेढ़ा मेढ़ा हो। और विस्थापन का मतलब है सीधा शॉर्टकट, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की स्ट्रेट लाइन। दूरी को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, पर विस्थापन बिना डायरेक्शन के अधूरा है। ठीक है, तो अब हम दूरी और विस्थापन का फर्क तो समझ गए। अब जरा सोचिए, अगर इस पूरी कहानी में हम टाइम यानी समय को भी शामिल कर लें तो क्या होगा? बिल्कुल यही स्केलर और वेक्टर वाला फर्क हमें दो और कॉन्सेप्ट्स में देखने को मिलता है, और वो है चाल यानी स्पीड और वेग यानी वेलोसिटी। तो स्पीड यानी चाल, इसका सीधा कनेक्शन दूरी से है। ये बस इतना बताती है कि कोई चीज कितनी तेजी से चल रही है। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है ना, वो बस स्पीड बताता है, ये नहीं कि गाड़ी किस दिशा में जा रही है। मतलब ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन देखिए, रियल लाइफ में चीजें हमेशा एक ही स्पीड से तो नहीं चलती, सही कहा ना? शहर के ट्रैफिक को ही ले लीजिए, गाड़ी कभी तेज होती है, कभी धीमी, कभी रुक जाती है। इसीलिए किसी एक पल की स्पीड से ज्यादा हम अक्सर एवरेज स्पीड यानी औसत चाल की बात करते हैं। ये पूरे सफर का एक ओवरऑल हिसाब दे देती है। और एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान है। बस टोटल जितनी दूरी तय की गई है, उसको उस दूरी को तय करने में लगे टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है। सिंपल। और जैसा मैंने कहा था, स्पीड का वेक्टर भाई है वेलोसिटी यानी वेग। जो फर्क दूरी और विस्थापन में था, ठीक वही फर्क स्पीड और वेलोसिटी में है। वेलोसिटी सिर्फ ये नहीं बताती कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, बल्कि ये भी बताती है कि वो किस दिशा में तेज चल रही है। चलिए वापस अपने तैराक के पास चलते हैं। मान लेते हैं कि उसको 180 मीटर तैरने में 60 सेकंड्स लगे। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हुई? 180 मीटर डिवाइडेड बाय 60 सेकंड्स यानी 3 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी? क्योंकि उसका विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट 0 था, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 ही होगी। देखा कितना बड़ा फर्क आ गया। ठीक है, थ्योरी तो काफी हो गई, अब इसको एक्शन में देखते हैं।
चलिए एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये देखने के लिए कि एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आखिर कितना समझ आया। तो सवाल ये है, एक ऑब्जेक्ट है जो पहले 4 सेकंड में 16 मीटर चलता है, फिर अगले 2 सेकंड में वो 16 मीटर और चलता है। तो उसकी पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी? थोड़ा सोचिए इस पर। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। पहले 16 मीटर, फिर 16 मीटर, तो 16 + 16 हो गए 32 मीटर। स्टेप 2, टोटल टाइम। पहले 4 सेकंड, फिर 2 सेकंड, यानी 4 + 2 हो गए 6 सेकंड्स। और अब आखिरी स्टेप, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, मतलब 32 मीटर डिवाइडेड बाय 6 सेकंड्स। इसका जवाब आता है 5.33 मीटर्स पर सेकंड। अब एक और माइंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या हो अगर मैं कहूं कि मोशन यानी गति असल में एब्सोल्यूट है ही नहीं, मतलब कोई चीज चल रही है या रुकी हुई है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसको देख कौन रहा है। इसे कहते हैं रिलेटिव मोशन। ये हम सब ने महसूस किया है ना? जब हम किसी चलती हुई बस या ट्रेन में बैठे होते हैं तो बाहर के पेड़ पौधे और घर सब पीछे की तरफ भागते हुए दिखते हैं। हमारे नजरिए से देखें तो वो पेड़ मोशन में है, लेकिन उसी वक्त सड़क पे खड़े किसी आदमी से पूछें तो उसके लिए तो पेड़ बिल्कुल स्थिर हैं, रुके हुए हैं। और मोशन में कौन है? बस में बैठे हुए लोग। दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। ये सब फ्रेम ऑफ रेफरेंस या संदर्भ बिंदु का खेल है। तो चलिए जो कुछ भी हमने अभी तक समझा है उसको फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो सबसे जरूरी बात है वो दिमाग में एकदम फिट हो जाए। अगर इस पूरी चर्चा से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, दूरी और विस्थापन, स्पीड और वेलोसिटी, इन सब के बीच का जो बुनियादी फर्क है वो सिर्फ एक चीज का है, और वो है डायरेक्शन यानी दिशा। तो इसको ऐसे सोचिए, हमारे पास 2 टीमें हैं। पहली टीम है स्केलर्स की, इसमें आते हैं दूरी और स्पीड, इन्हें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। और दूसरी टीम है वेक्टर्स की, इसमें है विस्थापन और वेलोसिटी, और इनका तो पूरा खेल ही डायरेक्शन पर टिका है। और अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूं। सोचिए, एक कार है जो एक गोल चक्कर पर बिल्कुल कांस्टेंट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूम रही है। उसका स्पीडोमीटर 60 पर अटका हुआ है, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, पर क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।